हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे ये सिक्स क्लास की हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 9। ओके, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बेटा तो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्यों कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें किस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखिए काला सोना याद करिए, आप ज्योग्राफी में मैंने आपको काला सोना पढ़ाया था। और अब यहाँ पे काला सोना कहाँ पे आ गया है कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना बोला गया। जब मैं आपको पीवाईक्यू करा रही थी तो वहां भी ये काला सोना वर्ड आया था। ओके, यही वाला क्वेश्चन, बिल्कुल यही लाइन। तो बेटा लाइन उठा के बिल्कुल ऐसे ही पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं बीच बीच में आपको पीवाईक्यू भी कराती रहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसलिए मतलब कि एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल यही सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है। ओके, अब देखिए आगे है, हमारे व्यापारियों के समुद्रों से लगे राज्य, मुवेंदार किसे बोला जाता था। संत कवियों में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, मुवेंदार किसे बोला गया है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल से भी मैं आपको कराऊंगी। रेशम मार्ग कहाँ से था, कब स्टार्ट हुआ, हजारों साल पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था रेशम बनाना, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल यही लाइन पूछा गया है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। तो सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण, ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। ये क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया गया है। बौद्ध धर्म का प्रचार। ओके, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, शेरवाद नामक बौद्ध धर्म, मतलब कि बौद्ध धर्म जो दो तरीके के थे उनके बारे में। तीर्थयात्री कौन होते थे, चीनी बौद्ध यात्री। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी बौद्ध यात्री कौन से थे। ओके, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, भक्ति की शुरुआत, हिंदू धर्म, मतलब ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें अब हम डिटेल से पढ़ते हैं इस चैप्टर में, डिटेल से मैं आपको समझाती चलूंगी। लेकिन उससे पहले बेटा मैं बार बार जो चीजें बोल रही हूँ प्लीज वो करिए, आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उसका। ओके, तो नोट्स आप बनाते चलिए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, साथ के साथ लिखिए। जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि जो भी इसमें हाईलाइट किया गया है उसे प्लीज लिखते चलिए। जो मैं आपको समझा रही हूँ प्लीज उसे नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाइए। रिवीजन साथ के साथ आपको जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन के लिए चैप्टर को छोड़ना नहीं है कि हम एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे। साथ के साथ रिवीजन करिए, एग्जाम टाइम में तो करेंगे। एग्जाम टाइम में तो मैं आपको सारा ही कराऊंगी, मैराथन क्लासेस लूंगी सबके। तो एग्जाम टाइम में तो मैं रिवीजन कराऊंगी, आप भी करेंगे। लेकिन आपको रिवीजन अभी से करना है, ताकि कोई पॉइंट ना छूट जाए, ठीक है। कहीं से कोई पॉइंट ना छूटे। और जिनका कई बार से सीटेट रह रहा है उनके लिए प्लीज आप अपनी ये देखिए कि आप में कमी कहाँ रह गई थी, कहाँ तैयारी में कमी रह गई कि आपका बार बार सीटेट रह रहा है। कहीं ना कहीं बेटा हमारे अंदर कमी रहती है, तभी हमारा कोई भी एग्जाम हमारा मिस होता है 2 या 3 नंबर से या फिर 1 नंबर से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है। ओके, आपको पता है कि 90 नंबर में हमारा सीटेट क्लियर होता है, ठीक है। तो हम 90 नंबर का टारगेट बना के नहीं चलेंगे। अगर 90 नंबर का टारगेट बना के चलते हैं तभी हमारा मिस होता है। 90 नंबर लाने के लिए टारगेट हमें 100 से ऊपर बना के चलना है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आ जाए जो हम बिल्कुल समझ के पढ़ के गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो फिर भी आपको नहीं आता हो। तो इसलिए क्या है कि टारगेट हमेशा 100 से ऊपर बना के चलना है, कि हमें 100 से ऊपर लेके आना है। तब आप 90 आराम से लेके आओगे बिना टेंशन के। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। व्यापारियों का क्या होता था कि हमें इस तरह से पता चला है कि अगर दूसरे जगह से कोई चीज, जैसे दक्षिण भारत से सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तक कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ से सोना, मसाले, काली मिर्च बहुत दूर दूर और कीमती पत्थर बहुत दूर दूर ले जाए जाते थे। और इनके यहाँ पे मिलने वाले जो मसाले होते थे और पत्थर बहुत दूर दूर के इलाकों में भी मिले हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बेटा, ये बनता है कि दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, याद रखिएगा, खासतौर पर काली मिर्च के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, मसालों में खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांगे थी, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांगे थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में रोमन साम्राज्य में काला सोना किसे बोला गया है, तो काली मिर्च को काला सोना बोला गया है। ठीक है, काली मिर्च को काला सोना बोला गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, दक्षिण भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसालों में खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य में यहाँ से व्यापार होता था और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। समुद्र तटों से लगे राज्य, समुद्र तटों से जो लगे राज्य थे, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत सारे पहाड़, पठारों, नदियां हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। नदियों के पास का जो मैदान होता है वो उपजाऊ होता है, आपको पता है। राजाओं के पास धीरे धीरे काफी धन संपत्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मोइनदार, दक्षिणी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि समुद्री तट जो है वो दक्षिणी क्षेत्रों से ही लगा हुआ है, यहीं से लगा हुआ है समुद्री तट। तो हम दक्षिणी क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम संगम साहित्य यानी कि तमिल, ये सबके बारे में पढ़ेंगे। संगम कविताओं में मोमिनदार की चर्चा हुई है, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? तीन मुखिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मोमिनदार क्या है, तो मोमिनदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। और मोमिनदार कहाँ की कविताओं में शामिल है या कहाँ शामिल? तो संगम कविताओं में ये शब्द शामिल है मोमिनदार, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। पॉइंट बनाते जाएंगे, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, हर वीडियो में बताती हूँ कि पॉइंट प्लीज लिखते जाएं, जिससे कि आपको याद रहे। वीडियो देखिए बहुत अच्छे से और वीडियो देखते हुए पॉइंट को लिखते जाइए। एक बार वीडियो देखिए, दूसरे बार वीडियो देखते हुए पॉइंट लिखिए और फिर उस पॉइंट को पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखिए, फिर देखिए आपको कैसे हर चीज फटाफट याद होती है। अब क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कि जो संगम साहित्य में मोमिनदार की चर्चा की गई है, तो मोमिनदार की चर्चा कहाँ की गई है? संगम साहित्य में। यह एक तमिल शब्द है, दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट है कि मोमिनदार का शाब्दिक अर्थ है तीन मुखिया। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों से किया जाता है, जो कौन थे? चोल, चेर, पांडे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोमिनदार किसे बोला गया है, वो तीन मुखिया कौन थे? तो वो तीन मुखिया थे चोल, चेर, पांडे, जो दक्षिण भारत यानी दक्षिणी भारत के शासक थे। दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर इनका शासन था। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। मतलब कि ये जो भारत का क्षेत्र है, तो तटीय हिस्से पे पहले तो एक सत्ता होती थी, फिर अंदरूनी हिस्से पे। पहले के भारत में क्या होता था? तटीय हिस्से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि व्यापार जो होता था वो समुद्र के जरिए होता था। तो तटीय हिस्सों पे राजा अपना शासन जरूर रखना चाहते थे, अपना आधिपत्य जरूर रखना चाहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे, एक तटीय क्षेत्र और एक अंदरूनी क्षेत्र। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये तीन मुखिया यानी कि मोमिनदार जो थे, चोल, चेर, पांडे जो थे, ये क्या करते थे? लोगों से कर के जगह उपहार की मांग करते थे। उपहार का मतलब, कर तो फिक्स होता है कि ये इतना आपको, ये कृषि पे आपको इतना देना है किसी भी चीज पे, लेकिन उपहार क्या होता है? उपहार लोग अपनी मर्जी से देते हैं, कम ज्यादा कुछ भी दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी से उपहार देते हैं। अब देखिए, इनसे लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत और भारत में सातवाहन नामक राजवंश का बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये भी आता है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से मिलता है। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है बेटा कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से हमें पता चलता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, क्योंकि उनकी माँ ने जो भी लिखवाया था अपने पुत्र के बारे में लिखाया था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किसे बोला गया है? तो दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक को बोला गया है, सिर्फ गौतमीपुत्र सातकर्णी को नहीं बोला गया है। देखिए, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक, यानी कि सभी जितने सातवाहन शासक होते थे, उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दक्षिणापथ का मतलब होता था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? तो
एक आपका ऑप्शन हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो वहां आपको राइट लगा देना है। मैं एक ही चीज को कई बार बोलती हूँ ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल रट जाए और अच्छे से याद कर लें। अब रेशम मार्ग की खोज कैसे हुई? तो रेशम जो है, आपको पता है कि रेशम का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन में हुआ था, और बहुत सालों तक, लगभग देखिए क्या है, तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था, और हजारों साल तक चीन इसे छुपा के रखा, पूरी दुनिया से इसे छुपा के रखे हुए था कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चले। लेकिन चीन से जो व्यापारी इधर उधर जाते थे, वो उस कपड़ों को, जो रेशम से बने हुए कपड़े होते थे, उसे लेके जाते थे, जिससे लोगों को इस बारे में पता चला। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो रेशम मार्ग क्या था कि जो व्यापारी चीन से रेशम के कपड़े लेकर जहां भी यात्रा करते थे, उस रास्ते को क्या बोला गया है? रेशम मार्ग या सिल्क रूट बोला गया है। और रेशम का आविष्कार सबसे पहले, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था 7,000 वर्ष पहले, और करीब हजारों साल तक चीन ने इस तकनीक को छुपा के रखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पे नियंत्रण रखा जाता था, शासक उस पे नियंत्रण रखते थे, यानी कि उन्हें डाकुओं से बचाने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों से बचाने के लिए उन्हें, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनसे शुल्क मांगे जाते थे, व्यापारियों से शुल्क लिए जाते थे, जिसे यात्रा शुल्क कहा गया है। ठीक है, और अलग अलग शासक सिल्क रूट पे नियंत्रण रखते थे। तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण, प्रसिद्ध कुषाण थे जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते थे। चलिए अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार किस तरह हुआ था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। याद रखिएगा, कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना कवि उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनता है कि कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। बुद्ध की जीवनी का वर्णन किसमें मिलता है? बुद्ध की जीवनी का वर्णन बुद्ध चरित्र में मिलता है, जिसकी रचनाकार, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस समय बौद्ध धर्म के में एक नई धारा महायान का विकास हुआ। याद रखिएगा, कई बार आता है कि महायान और हीनयान, इन दोनों में नया कौन सा है? तो महायान बौद्ध धर्म की नई धारा है। इसकी दो विशेषताएं थी महायान की। इसमें क्या था कि पहले मतलब कि हीनयान में जो बौद्ध धर्म थे, उसमें बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उनकी उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाया जाता था। जैसे कि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया जाता था, और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बौद्ध धर्म की जो नई धारा है कौन सी है? महायान है। महायान की विशेषताएं क्या है? कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी हैं इसमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि जो मतलब कि हीनयान में बौद्ध के निर्माण प्राप्ति को किस चीज से दर्शाया गया है? तो पीपल के पेड़ से दर्शाया गया है हीनयान में। या महायान से पहले बौद्ध धर्म के निर्माण प्राप्ति को किस चीज से दर्शाया जाता था? तो पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया जाता था बौद्ध धर्म के निर्माण की प्राप्ति को। ठीक है, अब दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोग अब शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। लेकिन पहले क्या था बोधिसत्व यानी कि बौद्ध धर्म में कि लोगों को घर का त्याग करना है, एकांतवास में रहना है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास में रहना है। लेकिन इसके बाद महायान में क्या हुआ? महायान के बाद कि अब लोग सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, आगे देखिए, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। थेरवाद क्या है? एक बौद्ध धर्म नामक बौद्ध धर्म है। थेरवाद भी बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद क्या है? थेरवाद एक बौद्ध धर्म को ही थेरवाद कहते हैं। अब तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा करते हैं। आपको पता है तीर्थयात्री किसे कहते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन देखिए आता है
चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध था। अब ये आता है फासियन कहाँ का तीर्थयात्री था, तो चीन का था और बौद्ध तीर्थयात्री था। ठीक है। स्वेन सांग ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्वेन सांग 1400 साल पहले भारत आया और करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, 1400 साल पहले भारत आया था। ये भी एक बौद्ध धर्म को मानने वाला तीर्थयात्री था और उसी के लिए भारत आया था। फासियन चीन वापस कैसे लौटा था, इसमें क्या था कि वो समुद्री रास्ते से चीन वापस लौट रहे थे और रास्ते में नाव के डगमगाने के कारण बहुत सारी पांडुलिपियां उसने मतलब समुद्र में उन्हें फेंकना पड़ा था। स्वेन-सांग भूमार्ग से चीन गया था। वही स्वेन-सांग क्या है, वो भूमार्ग से चीन वापस लौटा था और उसके बाद उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 6000 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। और आगे का सारा जीवन उसने क्या किया था, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संस्कृत से पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद किसने किया था, तो स्वेन सांग ने। ये कैसे वापस लौटा था, भूमार्ग से वापस लौटा था। अब देखिए स्वेन सांग, एक और पॉइंट, स्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों के उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। स्वेन सांग कहाँ पे अध्ययन कर रहे थे बौद्ध धर्म का, नालंदा, जो कि बिहार में है। भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ये नालंदा, वहां पे इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो स्वेन सांग से कई पॉइंट यहाँ पे बन गए। सबसे पहले कि स्वेन सांग 1400 साल पहले भारत आए थे, ये बौद्ध तीर्थयात्री थे। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, स्वेन सांग भूमार्ग से चीन वापस गए थे और चीन पहुंचने के बाद अपनी बाकी जो जिंदगी का जीवन का बाकी हिस्सा उन्होंने जो बौद्ध धर्म के बची हुई पांडुलिपियां थी उसे संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है कि स्वेन सांग चीनी तीर्थयात्री थे, तो पता है कि ये कहाँ पे इन्होंने अपनी विद्या ली थी, तो विद्या केंद्र का नालंदा बिहार में था। ठीक है। अब भक्ति की शुरुआत किस तरह से हुई थी, इसे यहाँ पे देखिए, बारह के रूप में विष्णु, बारह किसे बोला गया है, विष्णु का एक रूप है बारह। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के बारह रूप की है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बारह रूप में जो विष्णु है इनकी मूर्ति कहाँ मिली है, तो मध्य प्रदेश में मिली है ये मूर्ति। ठीक है। देखिए भक्ति का पद सबसे खुला था, वह चाहे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री पुरुष सभी के लिए खुला हुआ था। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको घर का त्याग करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ठीक, भक्ति मार्ग की चर्चा किसमें की गई, हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। अब जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता और महाभारत, ये उनके पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, तो इसमें भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप देखते हैं टीवी में पढ़ चुके हैं, तो इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। इसमें है यही, ये एक इंपॉर्टेंट है कि बारह बारह रूप में जो विष्णु है, विष्णु का जो बारह रूप है, ये मूर्ति कहाँ पे है, तो ये मूर्ति मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भक्ति पथ सबके लिए खुला हुआ था, नीची जाति ऊंची जाति सबके लिए खुला हुआ था, सभी लोग भक्ति कर सकते थे, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं था। अब है हिंदू, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ओके, ये चैप्टर हो गया बेटा। इस चैप्टर में जितने भी